नमस्कार, भव्य भारत न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा स्कैम लैंड एक्विजिशन को अगर कहें तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आजादी के बाद सरकार आती रही और जाती रही, लेकिन किसी ने इस पर ध्यान तक नहीं दिया, यहां तक कि बीजेपी ने भी नहीं। इस चैनल पर हम आपको वही बताते हैं जो आपके दिनचर्या को सुधारे, जो आपके स्थिति को सुधारे और जो आपके भविष्य को भी सुधारे। तो आज इस पर जो चर्चा है कि लैंड एक्विजिशन एक्ट हम सबके लिए क्यों महत्व है, क्योंकि कई सरकारें जो है वो किसानों के हित की बातें करती है, किसान सड़क पे आ जाते हैं, फिर उनको थोड़ी सी राहत मिलती है और फिर असली मुद्दे पर बात करने से सरकार अभी तक कतराती रहती है। क्या है लैंड एक्विजिशन, क्यों इसको सबसे बड़ा स्कैम कहा जाता है? आज इस पर प्रकाश डालने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं सामाजिक चिंतक श्री अशोक मलिक जी। उनसे हम जानेंगे कि लैंड एक्विजिशन क्या है और घोटाले की संभावनाएं इसमें कैसे दिखती है। अशोक जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सबको। जैसा कि आपने सवाल सुना होगा, बिल्कुल सुन लिया है और मैं उसी से शुरू कर रहा हूं। पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि इतने अच्छे मौसम में, बसंत के मौसम में आपने बुलाया, जब सारे नॉर्थ इंडिया में फूल ही फूल खिले हुए हैं, लेकिन फूलों के साथ कांटे भी होते हैं। तो मैं दोनों की ही चर्चा करना चाहूंगा इस सेशन में। लेकिन मैं फिर दर्शकों को ये भी बता दूं कि आप उम्र से तो उम्र दराज हैं, आप 82-85 साल के हैं, लेकिन आप मानते ही नहीं, और बसंत में तो और आप खिल के आ गए हैं। देखिए, मैं ये भगवान की दी हुई है, तो इसमें ना मैं कुछ कर सकता हूं ना आप कुछ कर सकते हैं। जो भगवान ने दिया है हम उसको आशीर्वाद से प्रसन्न रहें, यही सबसे बड़ी चीज। नहीं, मेरी नजर लगे आपको ठीक है, लेकिन दर्शकों का ना लगे, इसलिए इस विषय की शुरुआत करते हैं। एनीवे, अब मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूं कि लैंड एक्विजिशन एक्ट जो बनाया गया अंग्रेजों ने 1894 में वो लेके आया, क्योंकि 1857 में जो पहली लड़ाई हुई थी आज़ादी की, उसमें उनको बहुत नुकसान हुआ था। तो उन्होंने ये सोचा कि अगर लैंड हम काफ़ी जगह पे लेके वहाँ पे कैंटोनमेंट बना लें और वो कैंटोनमेंट्स को रेलवे से, रोड से कनेक्ट करें, तो उसके लिए उनको लैंड की ज़रूरत थी। तो उन्होंने लैंड एक्विजिशन एक्ट लगाया। अच्छा, उन्होंने लगाया उस वक्त, मैं ये कहूँगा कि वो थोड़े से फेयर थे कंपेयर टू हमारे हिंदुस्तानी जो 70 साल से जो 70 साल से करते आ रहे हैं। उस वक्त अगर 5,000 रुपए एकड़ में जमीन बिकती थी तो 5,000 में ही रजिस्ट्री होती थी, या 500 रुपए में होती थी तो 500 रुपए की रजिस्ट्री होती थी। तो उन्होंने ये बनाया कि पिछले 3 साल का जो एवरेज प्राइस होगी वो दिया जाएगा प्लस 15% उसके ऊपर, ताकि किसान उस खेत को ठीक ठाक कर सके। जी। उसकी हमने ले ली। उसके बाद 15% के बाद 30% हो गया, और इस तरह से कई अमेंडमेंट चलती रही। लेकिन जो असली मुद्दा है वो आज तक किसी ने नहीं। लैंड अगर आपका है और मैं सरकार हूं, तो मैं आपको प्राइस फिक्स करना चाहिए आपका जमीन मेरे कब्जे में आने से पहले। यहां पे क्या है, लैंड एक्विजिशन एक्ट में पहले एक सर्कुलर होता है सेक्शन 4, उसके बाद साल भर के बाद सेक्शन 6 हो जाता है। उसके बाद आपकी जमीन तो चली गई। सेक्शन 4, सेक्शन 6 के बाद जमीन चली जाती, जमीन सेक्शन 6 के बाद जमीन आपकी चली गई। अब आप कंपेंसेशन, अच्छा, फिर रेट कंपेंसेशन का जो है लैंड एक्विजिशन कलेक्टर या लैंड एक्विजिशन ऑफिसर, वो 3 साल, 4 साल, 5 साल के बाद अनाउंस करता है। अरे भाई, अगर मैं गवर्नमेंट हूं, अगर मैंने आपको एक फ्लैट की आपको अलॉटमेंट दी है, जो कि 500 फ्लैट बनते हैं, 10,000 लोग होते हैं, तो लॉटरी की तरह होता है। जब आपकी लॉटरी आ गई तो मैं आपको चिट्ठी देता हूं कि ये फ्लैट आपको दिया जाएगा और ये उसकी प्राइस है, ये उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस है। तो क्या गवर्नमेंट को यही चीज अपने ऊपर नहीं लागू करनी चाहिए? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही बात। तो ये कहां का इंसाफ है कि आप अपने लिए तो एक लॉ रखें, दूसरों के लिए एक लॉ रखें? ये गलत है या नहीं है?
और ये बेइंसाफी चली आ रही है। और मैं तो ये कहूंगा कि आप अगर राजस्थान के एक रेलवे लाइन को तोड़ दिया गया 1.5-2 साल पहले, कुछ लड़कों ने ब्रिज के ऊपर ब्लास्ट कर दिया, तो उनको पनिशमेंट होनी चाहिए, या जिन्होंने उनकी कंपनसेशन डिले की, उसमें 19 साल से वो लोग वेट कर रहे हैं, उनको पैसे ही नहीं मिल रहे थे, तो उनको नहीं, जो ऑफिसर्स ने डिले की उनको पनिशमेंट हुई? आज तक नहीं हुई। नहीं। अच्छा, दूसरा, अब आपने किसानों की जमीन तो ले ली, उसके ऊपर कुछ हुआ ही नहीं 8-8 साल 10-10 साल, तो एज पर एक्ट उनको वापस देनी चाहिए, लेकिन वो भी नहीं करेंगे। ये बेइंसाफी है या नहीं है? दूसरा चीज, आप जब जमीन उससे ले लेते हैं तो वो किसान बेचारा, किसान या उसकी फैमिली वाले, उनके पास करने के लिए कुछ नहीं है। तो जब डेविल्स एम्प्टी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप, पुरानी कहावत है, जब कुछ करने को नहीं है तो वो फिर क्रिमिनल बनता है। तो आप क्रिमिनलिटी बढ़ा रहे हैं हिंदुस्तान में इस वजह से, क्या ये ठीक है? अच्छा, अब मैं आऊंगा, क्योंकि बसंत के टाइम पे आपने शुरू किया, तो आईएएस जो इस वक्त सारे हिंदुस्तान के मुख्यमंत्री या प्राइम मिनिस्टर के जो उनके साथ बैठक करके उनको सारा बताते हैं, यही प्रथा चली आ रही है। जब राजे भी होते थे तो वो मंत्रियों से बातचीत करके फिर डिसाइड करते थे ये करने के लिए। क्या उनको ये नॉलेज नहीं है कि जब पहले जमीन बिक्री होती थी उसी प्राइस पे रजिस्टर होती थी, इंडिपेंडेंस के बाद रजिस्टर होती है 1/10 ऑफ द प्राइस, तो आप उस प्राइस पे कॉम्पेंसेशन देंगे तो क्या ये जस्टिस है? फिर वो कोर्ट में जाए, फिर हाई कोर्ट में जाए, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाए। अरे आप बर्बाद कर रहे हो उनको, यानी कि अपनी ही चीजों की मुआवजा लेने के लिए जिंदगी भर बर्बाद। और मैं ये कहूंगा कि अगर एक कमेटी बैठ जाए कि कितने किसानों ने खुदकशी की इस वजह से, तो लाखों किसान मिलेंगे और लाखों क्रिमिनल बने इस वजह से। तो ये क्या हम हिंदुस्तान बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं या बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं? इस एक्ट को ही वो करना चाहिए। जब सेक्शन 4 है कि इंटेंट टू एक्वायर, और सेक्शन 6 है आपका लैंड एक्वायर हो गया, खत्म, उसके बाद आपका कोई हक नहीं है, तो 1 साल के अंदर क्या लैंड एक्विजिशन ऑफिसर या जो और आईएएस वाले बैठे हैं वो क्या प्राइस डिसाइड नहीं कर सकते डिस्कस करके? उस दिन जब सेक्शन 6 लगे तो ये प्राइस साथ में अनाउंस हो। जैसे अगर गवर्नमेंट देती है फ्लैट या प्लॉट तो उसकी प्राइस उसमें लिखी होती है, यहां पे तो आप सिर्फ चिट्ठी दे रहे हैं तब प्राइस लिखी हुई है, और उसकी जमीन आपने हड़प ली तब आप प्राइस नहीं उसको बताएंगे कि क्या प्राइस दी जाएगी। नहीं, उस पे प्राइस दें और उस पे डिप्रेसिएशन और एप्रिसिएशन का कर दें, सब कुछ करके ये बताएं कि इतना मिलता है, अब इतना तो तुम ले लो, बाकी एक्स्ट्रा तुम कहते हो कि तुम्हारा हक और बनता है तो फिर कोर्ट में जाओ। लेकिन कोर्ट्स में जो कंजेशन है इस वक्त वो आधा रह जाएगा। नहीं सर, कोर्ट में जाने की इसकी जरूरत क्या है? मैं कहता हूं, नहीं एक सेकंड, हाँ जी, मैं ये कहता हूं, देखिए कोर्ट में जाने की जरूरत हो सकती है कि वो कुछ किसान उनमें से ये कहें कि नहीं जी हमारी तो इस प्राइस पे थी, इतनी पैदावार थी, ये था वो, ठीक है मानते हैं, लेकिन कुछ तो कम से कम डिसाइड तो वो उनको ये तो बताया जाए ये प्राइस हम आपको आज देने के लिए तैयार है, आज से आपका जमीन आपकी चली गई, और वो उतना लेके फिर कोर्ट में जाए तो कोर्ट्स को भी रिलीफ मिल जाएगा, लाखों केस खत्म हो जाएंगे कोर्ट्स में। नहीं, सरकार का ईमानदार प्रयास इसमें नजर आएगा। कुछ नहीं, हाँ ईमानदार प्रयास, लेकिन करेंगे नहीं क्योंकि उससे हर एक कोई फायदा उठा रहा है, पॉलिटिशियन भी फायदा उठा रहे हैं और ब्यूरोक्रेट्स भी उठा रहे हैं उस चीज से, आम आदमी भी फायदा उठा रहे हैं उससे। एक मिनट, अब आम आदमी की जो बात आपने कही उस पे मैं आता हूं जी। सबसे बेस्ट दुनिया में अगर है कोऑपरेटिव मूवमेंट तो वो अमूल दूध की हुई। बिल्कुल बिल्कुल।
ये एक एग्जाम्पल है अमर दूध का। तो आप कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्यों नहीं बना देते, किसानों को भी उसमें दीजिए, हिस्सा दीजिए कि वो एरिया डेवलप करना है, अगर हाउसिंग करनी है तो वो कोऑपरेटिव डेवलप करे, तो उनको भी काम भी मिला रहेगा और उनको फायदा भी होगा। लेकिन गवर्नमेंट उसको करके, और सबसे ज्यादा करप्शन डीडीए में, हुडा में, नोएडा में, पूडा में, जहां पे भी जाइए, जहां पे ये गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन, इससे बड़ी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन है ही नहीं। मतलब हर स्टेट की डेवलपमेंट अथॉरिटी में करप्शन आप मान रहे हैं? 100% है। मैं चैलेंज करता हूं अगर नहीं हो। और दूसरी चीज, अब आप ये बताइए, चिट्ठियां लिखी गई, क्योंकि मैं अफेक्टेड था, इस वजह से मुझे इसका आप भी अफेक्टेड है इससे भी? मैं अफेक्टेड था। मैंने करीब 25 साल से भी ज्यादा हो गए समझो, 1998 में जमीन खरीदी हरियाणा में, पंचकूला में, कि उसको नेचुरोपैथी रिजॉर्ट बनाऊंगा मैं। तो उसमें लोगों का भी फायदा होगा, नेचुरोपैथी वो हेल्दी हो जाएंगे, और मेरा भी थोड़ा सा रिटायरमेंट के बाद चलेगा, एक साधन हो जाएगा। साधन हो जाएगा। वो उन्होंने हजम कर दिया, खत्म कर दिया, क्योंकि लैंड एक्वायर कर लिया। मैं उनको चिट्ठियां लिखता रहा, भाई जो है आप मुझे दीजिए ताकि मैं दूसरी जगह पे ये बनाऊं। सालों साल तक कुछ नहीं मुझे मिला। मेरी वाइफ का उसमें हिस्सा था, वो उसकी डेथ हो गई, एक धेला तक नहीं मिला था 2018 में। तो ये क्या इंसाफ है? कितने साल तक संघर्ष करना पड़ा आपको? मुझे संघर्ष करना पड़ा ज्यादा नहीं, सिर्फ 20-22 साल, बस इतने साल, मतलब जिंदगी बर्बाद कर दी इन्होंने। लेकिन ऊपर वाले की मेहरबानी से मेरे पास जो साधन थे, उससे पहले मैं नौकरी मर्चेंट नेवी वगैरह में अच्छी पोजीशन में रहा, उसके बाद दूसरी जगह पे काम किया, जिंदगी भर मैंने नौकरी की, और नौकरी से ही मैंने बचाया। मेरे पास कोई 1-2 नंबर का तो धन था ही नहीं। लैंड एक्विजिशन पे आप क्या ये चाहते हैं कि जिस दिन सरकार उसको सेक्शन 4 की नोटिस दे, हाँ, उसके सेक्शन 4 के नोटिस के बाद सेक्शन 6 तक प्राइस डिसाइड हो जाए कि ये प्राइस है। मुझे बताने दीजिए, कंपनसेशन सेक्शन 6 तक आते आते, हाँ, यानी कि लैंड एक्वायरमेंट के समय तक, हाँ, उस जमीन का जो रेट है वो निर्धारित हो जाना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। और अगर जिस काम के लिए जमीन ली जा रही है, हाँ, अगर वो अमुक टाइम में, अगर 1 साल का प्रोजेक्ट है तो 1 साल, 2 साल का है 2 साल, 3 साल का है तो 3 साल, अगर 3 साल में अगर वो प्रोजेक्ट नहीं होती या अगर वो लैंड नहीं आता है, तो उसका एप्रेसिएशन या डिप्रेसिएशन का भी अनाउंसमेंट कर दिया जाए कि अगर 3 साल में हम आपको रेट डिसाइड करते हैं तो जो एक्चुअल रेट है उससे हम इतना नहीं, आपको वो इंटरेस्ट देते हैं। हाँ, इंटरेस्ट वो करते हैं उसी दिन। वही मैं कहना चाह रहा था कि इंटरेस्ट तो सरकार देती है, इंटरेस्ट देते हैं, लेकिन उसमें भी इतनी हेरा फेरियां हैं। मेरे साथ खुद हुआ है, हुडा वालों के साथ। मैं आपको वही तो बता रहा हूं कि मैंने चिट्ठियां लिखी तो मुझे फोन आए कि आप ये चिट्ठियां मत लिखिए, क्योंकि लैंड एक्विजिशन ऑफिसर और उसके जो सीनियर हैं वो सब आपसे नाराज हो जाएंगे, आपको मिलना मुश्किल हो जाएगा, ये जितना आपका जायज भी होता है। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं तो पढ़ा लिखा आदमी हूं, ऊपर वाले की मेहरबानी है। लेकिन ये जो 200 किसानों की जमीन गई है मेरे साथ, मैं उनको कैसे सफर करने दूं? मैं तो चिट्ठियां लिखूंगा। उनको मिली पैसे, उनको पैसे मेरे से बहुत पहले मिले, लेकिन मेरा उसने वो कर दिया था, लैंड एक्विजिशन ऑफिसर ने इतना पेचीदा कर दिया था कि वो नहीं मिले। जी। अच्छा, तो मैं चीफ मिनिस्टर को चिट्ठी लिखी, मैंने चीफ सेक्रेटरी को चिट्ठी लिखी, मैंने एडमिनिस्ट्रेटर हुडा को चिट्ठियां लिखी, भाई जो देना है दीजिए, लेकिन नहीं, कोई जवाब नहीं। अच्छा, एक रिटायर्ड आदमी अपने मेहनत से चिट्ठी लिखता है, तो क्या गवर्नमेंट के ऑफिसर को कोई उसका जवाब नहीं देना चाहिए? दूसरा, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और चीफ मिनिस्टर ऑफिस ऑफ हरियाणा, उन दोनों ने एक वेबसाइट बनाई कि कोई ग्रीवेंस हो तो इस पे आप वो करिए, बिल्कुल हम करेंगे। मैंने दोनों जगह पे डाला, जवाब आ गया, हाँ जी आपकी कंप्लेंट रजिस्टर हो गई। उसके बाद सालों साल तक कुछ नहीं, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही, चाहे वो बीजेपी की, पब्लिक की, दोनों। मैं तो कह रहा हूं बीजेपी की भी
खट्टर साहब को पर्सनली मैं मिलने के लिए एक बार नहीं 4 बार कोशिश की, टाइम भी दिया, लेकिन मिले नहीं। अच्छा चलिए, अगर लैंड एक्विजिशन एक्ट को आप सबसे बड़ा घोटाला मानते हैं, हाँ। तो आप ये बताइए कि 2/3 दिल्ली अगर हम देखें तो जीपीए पे बसी है, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी पे बसी है, और आज भी फ्लैट के फ्लैट बेचे जा रहे हैं, जहां मर्जी वहीं बन जाती है, सब कुछ होता है, लेकिन उनके जो रेट होते हैं, जो रजिस्ट्री के जो रेट होते हैं जीपीए पे, या अगर हम कहीं रजिस्ट्री कराने जाते हैं, तो वो मात्र अगर हम 35 लाख से लेके 1 करोड़ का फ्लैट लेते हैं, तो महज हम 20 या 25 लाख रुपए दिखाते हैं। यही तो मैं कह रहा हूं। बाकी के पैसों की जानकारी सबको पता है कि पैसे कैसे जाते हैं, ब्लैक में जाता है, सब कुछ जाता है वहां से भी। ये क्या रजिस्ट्रार को नहीं पता है? ये क्या स्टेट गवर्नमेंट को नहीं पता है? ये क्या सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं पता है? सबको पता है, लेकिन सबका हिस्सा होता है उसमें, मेरे हिसाब से। अच्छा, अब इससे आगे बढ़ने से पहले मैं एक और चीज कह दूं कि मैं एफिडेविट देने के लिए तैयार हूं कि जो मैंने कही है चीजें, देखिए ये तो मैं ये कह रहा हूं, जो हिस्सा वगैरह ये तो एक एस्टिमेशन है कि होगा, लेकिन जो चीजें हुई हैं कि लैंड एक्विजिशन एक्ट सेक्शन 4 लगा 99 में, सेक्शन 6 हो गया 2000 में, और उसकी कॉम्पेंसेशन 2003 में, मतलब 4.5 साल के बाद, सेक्शन 6 लगने के भी 3.5 साल से ज्यादा के बाद आप रेट ही डिसाइड कर रहे हो। ये तो मेरा वो है, बिल्कुल मेरा एक्सपीरियंस है। अच्छा, मैंने सबको चिट्ठियां लिखी, और फिर उस जमीन पे खट्टर साहब ने एक वो पत्थर लगाया एक बिल्डिंग बनाने के लिए, विच इज नॉट पब्लिक यूज। जब लैंड एक्वायर हुआ है पब्लिक यूज के लिए, हाउसिंग वगैरह के लिए, तो ये जब हुआ, इसके बारे में मैंने कोर्ट्स में किया, उन्होंने उसको परवाह नहीं की, आप अपना कॉम्पेंसेशन की बात करिए बस। हाई कोर्ट में और लोअर कोर्ट में और इवन सुप्रीम कोर्ट में ये गया, चिट्ठी गई कि ये इस तरह से ये इसमें ये हो रहा है, लेकिन उसके ऊपर नहीं ध्यान दिया, आप अपनी कॉम्पेंसेशन जाके लीजिए। नहीं, आपका कहना है कि जो हमारे देश में जो सुप्रीम कोर्ट है, हाँ, इसका भी सरकार से बहुत गहरा ताल्लुकात है, यानी सरकार के सहारे पे चलती है क्या? बिल्कुल। अच्छा, एक मिनट, ये देखिए, मैं सुप्रीम कोर्ट का ये दिखा देता हूं, ये डिनाई कर जाए कोई कि ये अगर ये सच नहीं है तो मुझे पर्जरी में जिंदगी भर की जेल भेज दी जाए। आप बड़ा चैलेंज कर रहे हैं, देखिए इतना जबरदस्त चैलेंज कर रहा हूं क्योंकि मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं। यानी कि सरकार के इशारे पे भी सुप्रीम कोर्ट चल रही है? हाँ, बिल्कुल। अब इसमें भी जरा प्रकाश डालेंगे, जो हाँ, हमने जीपीए की बात करी थी। क्या? जीपीए की जो बात करी थी, हाँ, इसको कैसे सुधारा जा सकता है? देखिए, मैं सबसे बड़ी सिंपल सी चीज बताऊं, उसको सुलझाना एक बड़ी सिंपल सी चीज है। आप कोऑपरेटिव बना दीजिए, उसमें जिसकी जमीन है उसका भी हिस्सा होगा, और अगर आपको वहां पे कॉलोनी बनानी है सबका हिस्सा होगा उसमें, तो वो, और आप डिजाइन बना दीजिए बस। नहीं, हिस्सा का मतलब क्या, ये नहीं समझ में आ रही ना, हिस्सा का मतलब? हिस्सा अगर डेवलप किया, मकान बना के बेचे, तो उसके वो पार्टनर हो जाएंगे ना, जो किसान हैं उनकी जमीन है, तो उनको भी एक कुछ शेयर उसमें रखा जा सकता है, ये मेरा मतलब है। जैसे अमूल का एग्जांपल है। नहीं सर, तो किसान का तो हिस्सा रखा जाता है ना उसमें? कहाँ नहीं रखा जाता ना? नहीं, उनको एक कुछ परसेंटेज दिया जाता है ना, नहीं दिया जाता।